Hello students, welcome to our lecture series on Indian economy for MPPSC prelims cum mains course. We were discussing the topic of inflation and continuing it further from the point where we left it. So in today's lecture, we would be starting our discussion with deflation. As discussed in the previous lectures, you might be quite well aware that I explained you with a memory of 1990s, early 2000, when you used to eat one candy, Guru Chela. If you just inverse that Guru, it becomes Chela, and if you just inverse that Chela, he becomes Guru. In the similar way, we are discussing about inflation. If you just want to understand inflation, invert it. It will become deflation. तो prices का बढ़ना महंगाई है, inflation है. प्राइसेस का कम होना डिफ्लेशन है, मंदी का माहौल है. उसी को हम थोड़ा टेक्निकली देखते हैं एक ग्राफ के माध्यम से. तो यहाँ पर इफ यू सी दिस पार्ट, दिस इज इंडिकेटिंग इन्फ्लेशन. व्हाई इन्फ्लेशन? बिकॉज ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टाइमलाइन. हियर वी हैव अ टाइमलाइन से इन मंथ्स. मान लीजिए आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ इस तरीके से वक्त बीतता जा रहा है. और y एक्सिस पर हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन है. अब यहां पर क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है. ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन है y एक्सिस पर. और इस ग्राफ को अगर आपने 8वीं का बेसिक गणित भी पढ़ा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बीत रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है. यहां पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता चला जा रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही है. मैं समझाऊंगा इस बात को. महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है. बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लगता है स्टूडेंट्स को क्लास में भी. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. और यहां पर ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, ये जीरो से नीचे चला गया है. ये वाला ग्राफ, ये जो पॉइंट है ये बता रहा है कि अब वाकई में महंगाई कम हो रही है. इसी सिनेरियो को हम कहते हैं डिफ्लेशन. तो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय हैंड ड्राइंग दिस थिंग, बिकॉज इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम फॉर यू टू grasp this concept, because it is a bit confusing, not much but a bit confusing. मैं वापस से उसी ग्राफ को बना रहा हूं पर कुछ अलग फिगर्स लेकर, ताकि आप समझ पाए बेहतर. एक्स एक्सिस पर क्या था? टाइमलाइन थी. तो ये वक्त बीतता चला जा रहा है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन. ठीक. यहां पर y एक्सिस पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये 0 है. ठीक. तो इसके नीचे क्या जाएगा? -1. पर मैं 10 यूनिट्स में काउंट करना चाहूंगा आपकी आसानी के लिए, ज्यादा बेहतर से. तो ये -10 होगा 0 के नीचे, ये -20 होगा, फिर -30 होगा एंड सो ऑन. ऐसे ही 0 के ऊपर 10% का इन्फ्लेशन, 20% का इन्फ्लेशन, 30% का इन्फ्लेशन, 40% का इन्फ्लेशन एंड सो ऑन. ठीक. आगे बढ़ते हैं. अब कुछ इस तरीके से अगर किसी देश में महंगाई नजर आती है, मतलब क्या हो रहा है पता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप देखेंगे तो महंगाई बढ़ रही है, मतलब वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है और इस बढ़ने की रफ्तार भी बढ़ रही है. कैसे? जनवरी में प्राइसेस 10% बढ़ गए, फाइन. फरवरी में प्राइसेस 20% बढ़ गए. तो जनवरी में 10 से बढ़े थे, फरवरी में तो 20 बढ़ गए, मतलब रफ्तार बढ़ गई. मार्च में तो 30 से बढ़ गए, तो और रफ्तार बढ़ गई यार. जनवरी में महंगाई 10% का आंकड़ा आया था, फरवरी में 20% आया, मार्च में 30%. तो महंगाई बढ़ तो रही है और बढ़ने की रफ्तार भी बढ़ रही है. पहले 10 की स्पीड से जा रही थी, अब 20 की स्पीड से जा रही है, अब 30 की स्पीड से जा रही है. आगे बढ़ रही है लेकिन तेज गति से भी बढ़ रही है. बहुत चिंता की बात है. इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन. फाइन. इसके बाद के एक सिनेरियो आ सकता है जब
आरबीआई और भारत सरकार कुछ कदम उठाएं। आरबीआई क्या कदम उठा सकता है इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए? हमने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है कि बैंक्स को लोन महंगा दे। चूंकि बैंक्स को आरबीआई से महंगे ब्याज, अधिक ब्याज पर, अधिक इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा, तो बैंक्स विल आल्सो ऑफर लोन्स एट हायर इंटरेस्ट रेट टू जनरल पब्लिक। तो अब एसयूवी खरीदना, पल्सर खरीदना, घर खरीदने के लिए बैंक भी महंगा लोन चलाएंगे, तो लोग कम डिमांड करेंगे। इससे महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड गिर जाएगी। तो अगर ऐसा वाकई में होता है और फिर अगले महीने हम मान लेते हैं अप्रैल के बाद मई का आंकड़ा ऐसा आता है कि महंगाई 30% से बढ़ी। पहले कितनी बढ़ी थी यहां पर? अप्रैल में 40% और मई में 30। तो महंगाई तो बढ़ी है लेकिन अब बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। क्यों? क्योंकि अप्रैल में 40% से बढ़ गई थी, मई में खबर आई कि 30% से ही बढ़ी क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स महंगे कर दिए। फिर मान लीजिए कि जून में खबर आई कि महंगाई 20% से ही बढ़ी। तो महंगाई तो बढ़ी है, 100 रुपए की वस्तु 120 की हो गई है जून में। जो जून 2022 में 100 रुपए की थी वो जून 2023 में 120 की हो गई है। तो महंगाई तो बढ़ी है लेकिन महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। क्यों? क्योंकि पिछले महीने खबर आई थी कि 30% से बढ़ती है, अब खबर आई कि 20% से ही बढ़ी है। तो बढ़ रही है लेकिन अब धीमी गति से बढ़ रही है, आगे जा रही है लेकिन अब धीरे धीरे जा रही है। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था? आगे जा रही थी और तेज 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 जा रही थी समझे आप? फिर अगली खबर आती है जुलाई में कि भाई महंगाई तो बढ़ी ही नहीं जितनी जुलाई 2022 में वस्तुओं के भाव थे वही जुलाई 2023 में, तो महंगाई बढ़ी नहीं। ये जो सिचुएशन है कि जब महंगाई बढ़ती तो है जुलाई के जस्ट पहले तक, लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम रहती है। सो व्हेन प्राइसेस इंक्रीज बट एट अ slowing down pace, such a phenomena is called disinflation। ये वर्ड याद रखना है, ठीक? तो आप डिसइंफ्लेशन समझे, आप इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था? महंगाई बढ़ रही थी। डिसइंफ्लेशन में महंगाई बढ़ रही थी क्या? हाँ, 10%, 40%, 30%, 20%। लेकिन डिसइंफ्लेशन में बढ़ने की रफ्तार कम हो रही थी, इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ रही थी और बढ़ने की रफ्तार भी बढ़ रही थी, 10, 20, 30। ठीक, इसके आगे क्या होगा? मान लीजिए महंगाई ऐसा नजर आया कि जुलाई में तो बढ़ी नहीं, जितनी पिछले साल थी उतनी हुई। फिर अगले महीने अगस्त में खबर आई कि महंगाई इतनी आई, ये मैं मान लेता हूं -20%। मतलब अब महंगाई बढ़ना तो दूर, अब वस्तुओं के दाम कम हुए हैं क्योंकि महंगाई का आंकड़ा है -20%। व्हाट डज -20% सिग्निफाई? दैट जो वस्तु अगस्त 2022 में 100 रुपए की थी वो अगस्त 2023 में वी आर गेटिंग इट एट 80 रुपीज बिकॉज इन्फ्लेशन इज -20%। ऐसे ही फिर अगले बार आते हैं सितंबर पर, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम। महंगाई गिर रही है तो फिर गिराते ही रहते हैं, अच्छा लग रहा होगा तो अगस्त में -20%, फिर सितंबर में आते हैं और खबर आई कि महंगाई और कम हो गई और अब इस बार 30% से कम हो गई। तो महंगाई तो कम हुई है, वस्तुओं के दाम गिरे हैं। पहले 100 रुपए की वस्तु 80 में बिकी, अगले महीने सितंबर में आंकड़ा आया कि महंगाई इन इंडिया इज -30%। When it is -30%, it means the goods and services which were sold in India in September 2022 at 100 rupees are sold in September 2023 at 70 rupees। तो महंगाई कम हुई है और कम होने की रफ्तार बढ़ी है। क्यों? पहले 20 रुपए से कम हुई थी, अब 30 रुपए से कम हुई है। फिर एक और एग्जाम्पल आगे, सितंबर के बाद अक्टूबर भी लेते हैं और अच्छा फील कराता हूं मैं आप लोगों को राइट। अगले साल अगले महीने खबर आई कि महंगाई -40% से कम हो गई। इसका क्या मतलब? अक्टूबर में कि वस्तुओं की कीमत जो अक्टूबर 2023 में 100 रुपीज थी, अक्टूबर 2022 में 100 रुपीज थी, दैट प्राइस हैज फॉलन डाउन टू 60 रुपीज। दैट इज प्राइसेस हैव फॉलन बाय 40%। तो फिर लोगों को क्या समझ आया? अरे बाबा, महंगाई तो कम हो ही रही है और कम होने की रफ्तार बढ़ रही है कि तेज 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 गति से कम हो रही है। कैसे? पहले 20 रुपए कम हुई, अगले महीने पता चला 30 रुपए कम हुई,
Next month we got to know that 40 rupees drop. This is a situation of deflation. When prices fall and fall at a higher rate, this is a situation of deflation. तो ये जो सिनेरियो हुआ है इसी को हम कहते हैं डिफ्लेशन, एकदम इन्फ्लेशन का उल्टा। इसीलिए गुरु चेला उल्टा कर दीजिए, याद रखने के लिए बस ये मेटाफोर, लिख मत आना आप एग्जाम में गुरु चेला तो डिफ्लेशन। अच्छा, इसके आगे भी कुछ होगा। अब अगर ऐसा आरबीआई को नजर आया कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, महंगाई कम से कमतर होती जा रही है, तो ये क्या एक अच्छी बात है? कल मैंने आपको समझाया था कि एनीथिंग इन एक्सट्रीम इज नॉट गुड, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, राइट? तो इफ प्राइसेस आर फॉलिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नाउ सम एक्सट्रीम थिंग इज हैपनिंग। वो कूलर बिक ही नहीं रहा 10,000 का, 2,000 में भी नहीं। ये क्या बता रहा था? ये बता रहा था कि इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। इतनी महंगाई कम होती जा रही है, ये बुखार है। मतलब ये बुखार किसी बात का सिम्टम है। किस बात का? कि शायद शरीर में कुछ इन्फेक्शन है, कोई समस्या है, कोई रोग है। अब आरबीआई को कुछ करना पड़ेगा। ये रोग है, शायद लोगों के हाथ में रोजगार नहीं आ रहे, इसलिए लोग डिमांड नहीं कर रहे और वस्तुओं की कीमतें गिरती जा रही हैं। तो ये बुखार आ रहा है। बुखार समस्या नहीं है, बुखार जिस कारण से आ रहा है वो समस्या है, उसे दूर करना है। किसी को बुखार आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उसे फ्रिज में बिठा दें क्या टेम्परेचर कम करने के लिए? नहीं, उसका किडनी में समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है लंग्स में, हम उसका निजात करेंगे तो बुखार अपने आप उतर जाएगा। ऐसे ही ये जो प्राइसेस कम हो रहे हैं, ये बुखार है। अगर हम कुछ समस्या का निजात करेंगे तो ये प्राइसेस अत्यधिक कम होना रुक जाएंगे। क्या समस्या है? शायद लोगों के हाथ में नौकरियां नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई लोगों के हाथ में नौकरियां? मे बी क्वाइट पॉसिबल कि वस्तुएं बिक ही नहीं रही, इसलिए जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो नए इंजीनियर्स रख ही नहीं रहे, नई नौकरियां दे ही नहीं रहे। क्योंकि टाटा मोटर्स का कहना है कि भाई टाटा मोटर्स की ट्रक बिक ही नहीं रही, कार बिक ही नहीं रही, तो फिर नए इंजीनियर्स भी नहीं ले रहे, और नए इंजीनियर्स नहीं ले रहे तो नई हाथ में इनकम नहीं जनरेट हो रही युवाओं के या बुजुर्गों के, वो भी काम करते हैं टाटा मोटर्स में, तो उनके हाथ में इनकम नहीं आ रही, जिससे वो डिमांड नहीं कर पा रहे, तो वस्तुओं के प्राइसेस गिरते गिरते चले जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इनके हाथ में डिमांड पहुंचे और लोग टाटा मोटर्स की ट्रक डिमांड करें। क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकते हैं। तो आरबीआई हो सकता है कि अब ब्याज की दरें कम करे इस सिचुएशन को देखकर, डिफ्लेशन की सिचुएशन को देखकर। और अगर ब्याज की दरें कम करी और लोगों में उत्सुकता बढ़ी कि अरे एक टाटा मोटर्स का ट्रक मात्र 7% ब्याज पर मिल रहा है, अरे ये डीएलएफ का घर मात्र 8% होम लोन पर मिल रहा है, तो ज्यादा लोग इच्छुक होंगे किस बात के? लोन लेने के। अगर लोगों ने सस्ता ब्याज जो आरबीआई ने करके दिया उसको देखकर लोन लिया और नई ट्रक का ऑर्डर दिया, नया घर बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, नया घर खरीदा, तो इससे क्या होगा? इससे वापस से लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हाथ में डिमांड आएगी और इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस। और यहां से फिर भाव में जो गिरावट थी वो कुछ थमेगी, एकदम से तो नहीं थमेगी क्योंकि कोई स्विच तो है नहीं, कुछ वक्त में थमेगी। और कैसा रूप लेगी वो मैं आगे बता रहा हूं। फिर अगले महीने अक्टूबर के बाद मान लीजिए नवंबर में आंकड़ा आया कि महंगाई 20% से कम हुई। मतलब आप समझ रहे हैं, महंगाई तो अभी भी कम हुई है कि अक्टूबर 2022 में जो वस्तु 100 रुपए की थी, मैं नवंबर पे हूं, कि नवंबर 2022 में जो वस्तु 100 रुपए की थी वो नवंबर 2023 में 80 रुपए की है। तो महंगाई तो कम हुई है क्योंकि एकदम से स्थितियां नहीं सुधरेगी, लेकिन ये जो कम होने की गति थी, भाव के नीचे गिरने की गति थी, अब ये ठहर सी गई है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भाव किस रफ्तार से गिरे थे? 40% से। अभी किस रफ्तार से गिरे हैं? 20% से। हो सकता है दिसंबर में खबर आए कि महंगाई 10% से कम हुई, मतलब नवंबर में 20 रुपए कम हुई थी, दिसंबर में 10 रुपए कम हुई। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि एक प्रमुख कारण हमने देखा, ब्याज की दरें कम हुई हैं, इससे लोगों ने डिमांड करना शुरू करा है, और जो वस्तुओं की बिल्कुल डिमांड नहीं थी और भाव ऐसे गिरते जा रहे थे, अब भाव उतने नहीं गिर रहे और थोड़े थोड़े बढ़ने लगे हैं। या
कम होने में कमी हुई है। आप समझ रहे होंगे सेंटेंस, पहले 40 से कम हो रहा था, 20 से कम हुआ, फिर 10 से कम हुआ। तो इस वाले सिनेरियो में मैं इसे एक अलग कलर से बना देता हूं। ये वाला जो सिनेरियो है, ये सिचुएशन थी डिफ्लेशन की, प्राइसेस कम हो रहे थे और कम होने की रफ्तार बढ़ रही थी, 10, 20, 30, 40। फिर ये वाला सिनेरियो, इसमें प्राइसेस कम हो रहे हैं क्या? बिल्कुल कम हो रहे हैं। पहले 20 से कम हुए, फिर 10 से कम हुए, लेकिन अब कम होने की रफ्तार भी कम हो गई है, क्योंकि पहले 20 रुपए कम मिली महंगाई, फिर 10 रुपए ही कम मिली। तो कम प्राइसेस दोनों केस में कम हुए हैं, डिफ्लेशन में भी और इस केस में भी। लेकिन इस केस में कम होने की रफ्तार कम हो गई है, इस केस में, डिफ्लेशन के केस में कम होने की रफ्तार बढ़ी है। दिस इज अ केस ऑफ डिफ्लेशन। दिस इज अ केस ऑफ, जो अभी हमने देखा, जो मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं, दिस इज अ केस ऑफ रिफ्लेशन। ये सभी आपके नोट्स में वी हैव एक्सप्लेन्ड इट विद अ डायग्राम, तो यू कैन रिफर देयर। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट रहे हैं तो पहली बार में समझने में मुश्किल होता है। रिवाइंड द वीडियो, लिसन अगेन, दूसरी तीसरी बार, पांचवी बार तक देखने के बाद मेरे जैसे ही आप बोलने लगेंगे, ठीक है? तो 4 हमने टर्म्स देखी हैं। मैं अब एक फ्रेश उस पे बना देता हूं। क्या 4 टर्म देखिए? ये मान लीजिए ये 0 की लाइन है, y एक्सिस का 0 है ये, इधर पॉजिटिव में रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और यहां से नेगेटिव में रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये पॉजिटिव में रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है तो महंगाई बढ़ रही है और बढ़ने की रफ्तार भी बढ़ रही है, दिस इज इन्फ्लेशन। फिर इसके बाद ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। क्यों महंगाई बढ़ रही है? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव में सारे आंकड़े हैं, ये y एक्सिस पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और ये पॉजिटिव में है, 4, 3, 2, तो यहां पर 4% की महंगाई, 3% की महंगाई, 2% है, तो पॉजिटिव में, मतलब प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। दिस वॉज इन्फ्लेशन, दिस इज अ केस ऑफ डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन। फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब प्राइसेस भी कम होने लगे, पहले 1% कम हुए, फिर 2% कम हुए, फिर 3% कम हुए, फिर 4% कम हुए, मतलब प्राइसेस कम हो रहे हैं और कम होने की रफ्तार बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4। फिर कुछ मेजर्स लिए होंगे आरबीआई ने और फिर प्राइसेस अभी भी कम हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या है -4, यहां पर क्या है -3, लेकिन अब कम होने की रफ्तार भी कम हो गई है। पहले -4 से महंगाई कम हुई, फिर -3 से कम हुई, फिर -2 से ही कम हुई, फिर एक वक्त आएगा जब -1 से ही कम हुई, फिर एक वक्त आएगा जब महंगाई बढ़ने लगेगी, 1%, 2%, 3%. This is a situation of deflation and this is a situation of reflation. ठीक, आई होप आपको ये चारों टर्म समझ आई होगी। प्रीलिम्स, मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट फ्रेमिंग अ फ्यू क्वेश्चंस. You can have 3 marker on these 4 words: inflation, deflation, reflation, disinflation. You can have a prelims question where they might ask which of the following is a correct explanation of a scenario where prices are increasing at an increasing rate. Option A inflation, option B deflation, option C disinflation, option D reflation. आप वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ आ गई है आपको। यहाँ डिफ्लेशन को ये लास्ट ग्राफ में था, पर मैंने एक्चुअल ड्रॉ करके बता दिया ताकि चीजें आसान रहें। वही डेफिनेशन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे हमने इन्फ्लेशनरी गैप देखा था, ऐसे ही हम डिफ्लेशनरी गैप भी देखेंगे और कंसेप्ट वही है। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या हो रहा था? 2 सिनेरियो हमने देखे थे कि महंगाई के बढ़ने का कारण क्या था, डिमांड और सप्लाई। क्या हो रहा था उस केस में? दोनों ही केस में सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा थी, तो इन्फ्लेशनरी गैप हो रहा था। अपनी नॉर्मल डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस था उसे उसमें डिस्टर्बेंस नजर आ रहा था। 2 सिनेरियो थे। पहला सिनेरियो क्या था
कि जब डिमांड, सप्लाई तो नॉर्मल रहती है लेकिन किसी कारण से डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो ये बढ़ी हुई डिमांड एज कंपेयर टू नॉर्मल सिनेरियो क्या क्रिएट कर देती है? इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, और एक दूसरा सिनेरियो कि डिमांड जितनी है उतनी ही थी लेकिन सप्लाई कम हो गई, ये भी इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट कर देती है और महंगाई को बढ़ा देती है। लेकिन यहां पर सप्लाई के कम होने के कारण महंगाई बढ़ी है। चूंकि महंगाई बढ़ने के दो कारण थे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं डिफ्लेशन के भी हम दो कारण समझ सकते हैं और उसे डिफ्लेशनरी गैप से रिलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला वाला जो एरो दो गुस्से में खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ, डिमांड और सप्लाई एकदम बैलेंस है, सब लोगों के पास रोजगार है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, सब लोग काम कर रहे हैं। जो प्राइसेस है वो क्या है? जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, कि भाई ये आम भाव है। लेकिन कुछ हुआ, उस कारण से डिमांड श्रिंक हो गई, जो नॉर्मल डिमांड थी उससे डिमांड कम हो गई। सप्लाई उतनी बनी हुई है लेकिन डिमांड, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे कूलर की, गर्मी भी आ गई है लेकिन फिर भी डिमांड नहीं कर रहे। तो नॉर्मल डिमांड से डिमांड कम हो गई और कूलर की सप्लाई बकायदा जारी है जितनी नॉर्मल रहती है, तो प्राइसेस क्या होंगे? गिरने लगेंगे। दिस सिचुएशन इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। अच्छा, वीडियो को पॉज करिएगा और आप खुद सोचिएगा एक और कुछ सिनेरियो हो सकता है क्या डिफ्लेशनरी गैप का? मेरी बात मानेंगे तो अच्छी बात है, मैं चेक तो कर नहीं सकता। तो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है इस प्रकार से प्राइसेस के गिरने का, कि डिमांड तो उतनी ही रहे लेकिन किसी कारण से सप्लाई बढ़ जाए। जैसे आलू प्याज का देख लेते हैं, दालों का देख लेते हैं। दाल हम महसूस करते हैं ना, क्या रहता है, हम हर साल उतनी ही दालें खाते हैं लेकिन किसी साल दालों का प्रोडक्शन, तुअर दाल का प्रोडक्शन अत्यधिक बढ़ जाता है, तो डिमांड तो उतनी ही रहती है लेकिन ये वाली लाइन आगे चली जाती है। तो जब नॉर्मल सप्लाई से सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वापस प्राइसेस गिरेंगे, और इस नॉर्मल सप्लाई और आज की सप्लाई में जो अंतर है वही क्या कहलाएगा? डिफ्लेशनरी गैप। ये देखिए, ये नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई, एरो और थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को एकदम मैच कर रहे हैं, आम भाव है, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। कुछ हुआ कि डिमांड तो उतनी रही, दालें थोड़ी ना हमने किसी साल ज्यादा खाने लग गए हम कि प्रोटीन लेंगे हम, नहीं, हम उतनी ही डिमांड है लेकिन किसी कारण से इस बार किसानों ने तुअर दाल की बोनी ज्यादा करी और तुअर दाल का सप्लाई बढ़ गया। तो देखो ये नॉर्मल सप्लाई था, इससे इस बार सप्लाई इतना बढ़ गया, इस कारण से प्राइसेस गिर जाएंगे क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा सप्लाई हो गया, डिमांड बढ़ी नहीं, जितनी डिमांड थी उतनी थी। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, फिर आगे आते हैं और एक और चीज ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं जो हम समझ चुके हैं, डिफ्लेशनरी स्पाइरल। मैंने आपको बताया कि अगर नौकरियां नहीं होंगी तो लोगों के हाथ में डिमांड भी नहीं होगी, और नौकरियों के ना होने का कारण क्या है? क्योंकि लोगों के हाथ में डिमांड नहीं है। अरे, लोगों के हाथ में डिमांड नहीं है तो वो नई टाटा मोटर्स की कार नहीं खरीद रहे। चूंकि वो टाटा मोटर्स की नई कार नहीं खरीद रहे, टाटा मोटर्स नई कार नहीं बना रहा और फिर वो नई नौकरियां नहीं दे रहा, वो नई नौकरियां नहीं दे रहा तो फिर लोगों के हाथ में डिमांड नहीं है। लोगों के हाथ में डिमांड ही नहीं है क्योंकि इनकम नहीं आ रही है, 1 तारीख को सैलरी नहीं आ रही, तो वो नई कार की डिमांड नहीं कर रहे। वो नई कार की डिमांड नहीं कर रहे तो टाटा मोटर्स नई इंजीनियर से रिक्रूट नहीं कर रहा, जिससे कि लोगों की आमदनी ही नहीं बढ़ रही। तो एक प्रकार का स्पाइरल बन जाता है, इसी को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल। इसको कुछ और खाकों में हमने बांटा है, एक एक करके समझ लेते हैं। कि डिमांड गिर गई, टाटा मोटर्स की कार नहीं बिकी, मान लो, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा है नहीं, टाटा मोटर्स बहुत फल फूल रहा है, बहुत सालों बाद मुनाफे में आया है, तो मैं सिर्फ, आप इस शब्द से रिलेट कर पाएंगे, इसका सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह काल्पनिक तथ्यों पे आधारित है एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं। तो टाटा मोटर्स की कार की मान लीजिए डिमांड नहीं है और डिमांड गिर गई, इस कारण से मैं कह सकता हूं कि टाटा मोटर्स शायद कीमतें कम करने की सोचेगा, क्योंकि जब भी डिमांड कम होती है कंपनीज कीमतें कम करती हैं, तो टाटा मोटर्स ने अपनी कीमतें कम कर दी। लेकिन इस कारण से संभव है कि टाटा मोटर्स लॉस में चला जाए क्योंकि कम कीमत पे बेची थी, और इस कारण से वो अपना लोन ना चुका पाए। तो लोन ना चुका पाने की स्थिति क्या हो जाती है? डिफॉल्ट। हो सकता है वो डिफॉल्ट कर दे। अब अगर जैसे ही उसने डिफॉल्ट करा, बिल्कुल संभावना है कि उसे कुछ नौकरियों से लोगों को भी निकालना पड़े, क्योंकि बैंक का ही उधार चुकाने के पैसे नहीं है,
तो फिर लोगों को नौकरी पे रखकर क्या करेंगे? तो हो सकता है लोगों को और नौकरी से निकाल दें। जब लोगों को नौकरियों से निकालेंगे या नई नौकरियां नहीं दे पाएंगे, तब वापस से क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो फिर ये लूप वापस चलेगा। टाटा मोटर्स को लगेगा अरे और हमारी हैरियर नहीं बिकी, हमारी सफारी नहीं बिकी, चलो प्राइसेस कम करके देखते हैं। प्राइसेस कम करे तो अरे कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा, इस हफ्ते का, इस महीने का लोन नहीं भर पाएंगे। इस महीने का लोन नहीं भर पाएंगे तो कुछ लोगों को नौकरी से हटाओ, और नई नौकरियां तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। फिर नई नौकरियां नहीं दी, कुछ लोगों को नौकरी से हटाया, तो जो लोग के हाथ में डिमांड क्रिएट हो सकती थी उन लोगों को चूंकि सैलरी नहीं मिली, तो ये नई वस्तुएं डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो इससे दूसरे इंपैक्ट्स भी होंगे। मान लो अब ये टाटा मोटर्स का इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया, तो अब ये साबुन और शैम्पू कम खरीदेगा, तो आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को मुनाफा कम होगा। उन्हें मुनाफा कम होगा तो फिर ये अपने प्राइसेस कम करने की सोचेंगे। ये प्राइसेस कम करेंगे तो हो सकता है लॉस में आ जाएं। ये लॉस में आ जाए तो फिर ये अपने सेल्स मैनेजर को छुट्टी पर भेज देंगे। इनके सेल्स मैनेजर के हाथ में डिमांड कम हो जाएगी, तो हो सकता है ये टाटा मोटर्स की कार खरीदने वाला हो, तो अब ये कार नहीं खरीदेगा, तो फिर टाटा मोटर्स की कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर टाटा मोटर्स अपने प्राइसेस कम करने की सोचेगा, और फिर ये जीवन की चक्की चलती रहेगी। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये मंदी का डिफ्लेशनरी स्पाइरल है। एक बार फंसे तो निकलना बहुत मुश्किल है। निकलने में कौन सहायक सिद्ध होगा? आरबीआई। कि आरबीआई इसको चक्र को तोड़ेगा और ब्याज की दरें शायद कम करके लोगों के हाथ में डिमांड क्रिएट कर सकता है। आई होप यहां पर चीजें समझ में आई होंगी। These were the key points regarding inflation and deflation. Now, moving ahead, and we will discuss a few more things regarding benefits. Yes, benefits of inflation. आपको लग रहा होगा क्या बात कर रहे हैं आप, महंगाई का कोई फायदा होता है क्या? महंगाई का फायदा होता है, और महंगाई के जो डिसएडवांटेज हैं वो तो आप समझते ही समझते हैं, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समझते हैं। और मैंने तो कल बोला था, आप शायद फील भी करते हैं कि महंगाई के क्या डिसएडवांटेज हैं। पर महंगाई के फायदे भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं, उस पर बात करते हैं जो आमतौर पर अछूते रह जाते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड सम बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला, थोड़ी बहुत महंगाई ना अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई है ही नहीं और वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं, तो फिर टाटा मोटर्स एक वक्त के बाद पता है क्या बोलेगा? अरे क्या 1 लाख की 10 लाख की सफारी बनाई थी, 7 में बेचनी पड़ रही है, फिर 6 में बेचनी पड़ रही है, नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर टाटा मोटर्स को ऐसा लगे कि 10 लाख की सफारी बनाई थी, इस बार 12 में बेची है, अगली साल 13 में बेचेंगे, फिर 15 में बेचेंगे, तो टाटा मोटर्स को इंसेंटिव है ना नया प्रोडक्शन करने का। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो ये नई नौकरियां देती है, देश में कंपनीज को इंसेंटिवाइज करती है नया प्रोडक्शन करने के लिए। वही हमने लिखा है कि बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? जीडीपी में बढ़ोतरी। जीडीपी क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी। कि एक साल में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं, जितनी भी आसपास आपके बनी हैं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले भी कई बार हम लेक्चर्स में कर चुके हैं, जस्ट रिवाइजिंग इट वंस। इकोनॉमिक ग्रोथ समझा रहा हूं, और इकोनॉमिक ग्रोथ समझाने के लिए मुझे एक बार और जीडीपी समझाना पड़ेगा। क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ? तो पहले जीडीपी देखते हैं। जीडीपी में बढ़ोतरी इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर जीडीपी 100 रुपए की थी और जीडीपी बढ़ के हो गई 105 रुपए की, तो हम बोलेंगे 5% की इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक, यहां पर ₹105। अब जीडीपी क्या होता है फिर क्लास में पूछते हैं आप लोग। तो देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, जो फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देश की टेरिटरी में बन रहे हैं, उन सब की आप मॉनेटरी वैल्यू निकाल के जोड़ दीजिए। जैसे क्या क्या बन रहा है? पहला, मान लीजिए कि समोसा बन रहा है देश में, एक ही समोसा बना है साल भर में, ठीक है। एक आप मान लीजिए कि सर्फ एक्सेल बना है, एक आप मान लीजिए कि कार बनी है, एक आप मान लीजिए कि ट्यूशन फी भरी है, किसी ने ट्यूशन दी है, ट्यूशन की सेवाएं दी है। जैसे वस्तुओं की बिक्री हुई है, ऐसे ही सेवाओं की भी बिक्री होती है। बस और कुछ नहीं हुआ है देश में, यही 4 एक्टिविटीज हुई हैं साल भर में।
एक समोसा 1 रुपए का था, सर्फ 2 रुपए का था, कार 3 रुपए की बनी और ट्यूशन फी 4 रुपए। इस सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि 4 रुपए की ट्यूशन फी, 3 रुपए की कार, 2 रुपए का सर्फ, इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी आई? 10 रुपए। तो हम बोलेंगे कि इस देश की जीडीपी 10 रुपए है। ठीक, जीडीपी समझ के, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ सिंगल ईयर। इन इकोनॉमी मतलब देश की टेरिटरी के अंदर। अब मान लीजिए अगले साल 2 समोसे बन गए 2 रुपए का, 4 रुपए के सर्फ एक्सेल बन गए, 6 रुपए की कार बन गई और 8 रुपए ट्यूशन फी। 2 बच्चे आ गए पढ़ने, ठीक, 8 रुपए की ट्यूशन फी। तो अब जीडीपी कितनी हो गई? 20 रुपए। अभी जीडीपी ग्रोथ कितनी हो गई परसेंटेज में? 100%। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ एक ही बात है। इसके बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। देखो ना, जब 2 समोसे बने, सर्फ एक्सेल डबल बना, कार 2 बनी, तभी तो जीडीपी बढ़ी, 20 रुपए पर पहुंची। तो अगर जीडीपी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और टाटा मोटर्स या समोसे वाले भैया और प्रोडक्शन करें, इसके लिए क्या जरूरी है? कि समोसे के रेट बढ़े। 5-5 रुपए का 20 साल तक समोसा खाते रहेंगे तो भैया ताला लगाकर चले जाएंगे कि तुम कचौरी खा लो, राइट। टाटा मोटर्स 10 लाख में ही कार बेचता रहेगा 2 साल तक तो बंद कर देगा, वो बोलेगा नहीं यार, कोई मुनाफा नहीं होता। तो वस्तुओं के भाव बढ़ना एक इंसेंटिव है नया प्रोडक्शन होने के लिए। और नया प्रोडक्शन मतलब जीडीपी का बढ़ना। जीडीपी का बढ़ना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब भी नया प्रोडक्शन होता है, जैसे इस केस में, तो नई नौकरियां भी मिलेगी। पहले 1 समोसा बना रहे थे, अब 2 बना रहे हैं, तो एक और हलवाई रख लेंगे। समझे? तो वही पहला पॉइंट बोला है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर महंगाई होगी ही नहीं तो क्या मैं नया प्रोडक्शन करूंगा? कोई नया प्रोडक्शन नहीं करूंगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फिर बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, अगर मंदी का माहौल है, डिफ्लेशन का माहौल है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। ठीक है, इसके इधर जो कंपैरिजन है कि महंगाई का डिसएडवांटेज, ये तो आप समझते हैं कि इससे परचेसिंग, खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। हमने भिंडी का एग्जाम्पल लिया था, आप उसको रिकॉल करिएगा, वहां पर मैंने परचेसिंग पावर ये कंसेप्ट समझा दिया है, तो मैं अब इस पर नहीं जा रहा। अभी समझाया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अगर जीडीपी बढ़ेगी तो, और अगर जीडीपी नहीं बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। वही ये पॉइंट कह रहा है कि इट इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट। और अगर महंगाई बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है ना। मुझे 1 लीटर पेट्रोल बनाने में पहले 100 रुपए लगता था, अब 120 रुपए लग रहा है। तो मेरे जीवन जीने पर जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। ये डिसएडवांटेज है। देखिए, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझेंगे कि जब महंगाई बढ़ती है तो किसी को फायदा होता है, और जब महंगाई बढ़ती है तो किसी को नुकसान होता है। एक सिनेरियो से समझते हैं, बड़े बड़े शब्द छोड़ते हैं। अभी मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं जेब में, ये मैं हूं और ये आप हैं, और मेरे पास 100 रुपए हैं मेरी जेब में। मैं इस 100 रुपए से आज चाहता तो एक घर बना सकता था, लेकिन मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स की बुद्धि का व्यक्ति हूं, तो मैंने बोला कि नहीं यार, इस बार नहीं बनाता 100 रुपए से घर। इस 100 रुपए को किसी को उधारी पे दे देता हूं, और जब ये मुझे उधारी चुकाएगा ब्याज समेत 110 रुपए, तो एक घर और एक कार, 2 चीजें खरीदूंगा, ब्याज का भी पैसा आ जाएगा। तो मैंने इकोनॉमिक्स की बुद्धि लगाई और 100 रुपए आप लोगों को मैंने उधारी पर दे दिए, और बोला कि भैया 10% का ब्याज लगेगा, अगले साल 110 रुपए मुझे चुकाना तुम वापस। आपने बोला जी सर। अब 1 साल तक इस 100 रुपए का इस्तेमाल कौन करेगा? आप लोग करेंगे, और आप लोगों ने जाकर इस 100 रुपए से घर ले लिया। फाइन, कि आज 100 रुपए की आवश्यकता है, हम 100 रुपए का घर आज ही ले लेते हैं। इसलिए तो आपने मुझसे पैसा लिया था कुछ कंजम्पशन करने के लिए, राइट? तभी तो आपने मुझसे उधारी ली। तो आपने आज 100 रुपए का घर ले लिया। अब आपको चुकाना कब है? अगले साल। अगला साल आया और आपने वाकई मेहनत करी और 110 रुपए कमाए और मुझे चुका दिए 110 रुपए। अभी सिचुएशन क्या है? मेरी जेब में 110 रुपया है, फाइन, और आपकी जेब में
आपकी जेब में कुछ नहीं है, पर आप एक घर में बैठे हैं क्योंकि आपने उस 100 रुपए से घर खरीद लिया। ठीक, मेरी जेब में 110 रुपया है। मैं बहुत खुशी खुशी दौड़ते हुए गया, डीएलएफ घर बेचती है, रियल एस्टेट कंपनी है, कि डीएलएफ एक घर दे दो और जैगवार एक कार दे दो, क्योंकि 110 रुपया है मेरे पास। डीएलएफ ने बोला नहीं हो पाएगा, 100 रुपए तो जो कीमत थी घर की वो पिछले साल थी, आज तो अगर एक घर लेना है तो तुम्हें 120 रुपए में मिलेगा, और एक जैगवार कार लेना है तो 30 रुपए में मिलेगी। बोलो, मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मतलब हुआ क्या, आप समझे कि जब महंगाई बढ़ी तो मेरे 110 रुपए के खरीदने की क्षमता कम हो गई, चाहे मुझे इस पर ब्याज भी मिला हो, राइट, 10 रुपए ब्याज मिला, लेकिन ये जो 10 रुपए मेरी जेब में ब्याज के तौर पर आया, इससे ज्यादा रफ्तार से तो महंगाई बढ़ गई। देखो 100 रुपए का घर 120 रुपए का हो गया, तो 20% से महंगाई बढ़ गई और मुझे रिटर्न कितना मिला, 10%। तो असल में मैं वो व्यक्ति था जिसने उधारी दी थी, इसे हम इकोनॉमी की टर्म्स में कहते हैं, मैं क्रेडिटर था। तो जो क्रेडिटर होता है, जो उधारी देता है, वो लॉस पे रहता है अगर महंगाई बढ़ने की रफ्तार, इन्फ्लेशन बढ़ने की रफ्तार, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ने की रफ्तार जो है यहां पर कितनी, 20%, ये ज्यादा रहे एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन द बोरोविंग्स, की उधारी पर कितना आपको मिल रहा है, 10%। देखो ना, 100 रुपया दिया और 10% मिला, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई, ये घर 20%। तो जो उधारी देता है, मैंने उधारी दी थी, जो क्रेडिटर है उसे लॉस होगा अगर महंगाई बढ़ने की रफ्तार ज्यादा है एज कंपेयर टू इस उधारी देने वाले को जो ब्याज मिल रहा है। और ऐसा अक्सर होता है हमारे आसपास कि जब हम किसी को पैसा उधारी पर देते हैं और महंगाई का दौर है, तो महंगाई बढ़ने की रफ्तार ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू जो हमें ब्याज मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि महंगाई के युग में जो उधारी देता है क्रेडिटर, वो लॉस पे रहता है। उसी साल 100 रुपए का घर ले लिया होता और उधारी नहीं दी होती तो फायदा होता ना, लेकिन अभी तो उधारी दी है और जिसको 100 रुपया दिया था उसने घर खरीद लिया उस साल, उसे फायदा हुआ है। तो डेटर गेन्स, जो उधारी लेता है वो डेटर है, जो उधारी देता है वो क्रेडिटर है। ठीक, तो क्रेडिटर डेटर में ये रिलेशनशिप होती है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये नए निवेश को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि मुझे पता है कि भाव तो बढ़ने ही है, तो आज जमीन खरीद कर रख दो, आज इस जमीन पर एक नई बिल्डिंग बना दो, कल को ये बिल्डिंग ज्यादा में बिकेगी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो फिर मैं क्यों बिल्डिंग बनाऊंगा ना, क्यों जमीन खरीदूंगा अगर उसके रेट नहीं बढ़ेंगे। तो एडवांटेज क्या है इन्फ्लेशन का, दैट इट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट, लोगों को नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन फिर कुछ हानि भी होगी, क्या, एक स्पाइरल बन सकता है, वेज प्राइस स्पाइरल। अब ये क्या होता है, इसे समझते हैं। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि महंगाई तो बढ़ेगी और ये मेरे आत्मा में रच बस गया है ये विचार कि भाई महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने वाली है, तो जो मेरे बॉस हैं, जो मेरी कंपनी है, मैं पता है उससे क्या बोलूँगा, आप मेरी तनख्वाहें बढ़ाओ क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, इतने में दाल रोटी नहीं खा पाता, मैं पिज़्ज़ा भी नहीं खा पाता, तो आप मेरी सैलरी बढ़ाओ, महंगाई बहुत बढ़ रही है और बढ़ने वाली है। तो ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है इकोनॉमी के सर, आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं। तो मेरे जैसे ही वेज बढ़े, पता है क्या हुआ, मैं कुछ ज़्यादा डिमांड करने लगूंगा क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ गई, और जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ी और मैंने कुछ ज्यादा डिमांड करा, ये महंगाई को और बढ़ा देगा। और फिर मैं जब 6 महीने बाद ऑफिस आऊंगा, मैं दिखूंगा अखबार में कि महंगाई सीपीआई और डब्ल्यूपीआई 10% बढ़ गए। फिर मैं बॉस के केबिन में खटखटाऊंगा और बोलूंगा देखो महंगाई और बढ़ गई, आप मेरी सैलरी और बढ़ाओ। बोलेंगे ठीक है, बात तो ठीक है। फिर मेरी सैलरी और बढ़ गई और फिर मैं और डिमांड करूंगा चीजों की, नई कार, नया घर, क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ती जा रही है। जैसे ही मैं नई कार और नया घर डिमांड करूंगा, फिर से इन वस्तुओं की प्राइसेस बढ़ जाएगी क्योंकि इनके लिए नई डिमांड क्रिएट हो गई है। और फिर अखबार में खबर आई महंगाई और बढ़ गई, और मैं वापस नॉक करूंगा बॉस के केबिन पर कि मेरी सैलरी बढ़ाओ आप,
ये जो प्राइसेस बढ़ने का मेरा अंदेशा था, इससे मैंने अपने वेजेस बढ़वाए और मेरे वेजेस बढ़ने से प्राइसेस और बढ़ गए। चूंकि प्राइसेस और बढ़ गए, मैंने फिर मेरे वेजेस बढ़वाए, मेरे वेजेस बढ़े, इस कारण से प्राइसेस और बढ़ गए क्योंकि मैंने और डिमांड करी। इसी स्पाइरल को क्या कहते हैं? वेज प्राइस स्पाइरल। तो महंगाई अगर देश में बढ़ रही है तो फिर ये वेज प्राइस स्पाइरल को जन्म दे सकती है। सरकार के रेवेन्यूज भी बढ़ते हैं अगर महंगाई बढ़ती है तो, बिल्कुल, क्योंकि कंपनीज का मुनाफा बढ़ेगा। 10 लाख की टाटा मोटर्स की कार 15 में बिकेगी तो टाटा मोटर्स कौन सा टैक्स ज्यादा देगा? कॉर्पोरेट टैक्स, अगर उसे मुनाफा ज्यादा हुआ तो सरकार ज्यादा जीएसटी और टाटा मोटर्स का ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स अगर ये लेवी कर पाई तो सरकार के रेवेन्यूज बढ़ेंगे। वही उसका एडवांटेज है कि महंगाई एक निश्चित रेंज में, हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मॉडरेशन की बात कर रहे हैं, अति की बात नहीं कर रहे हैं। अति तो बुरी होती, अति में कोई अच्छाई नहीं होती, राइट। हम एक मॉडरेशन की बात कर रहे हैं कि क्रीपिंग, वॉकिंग और रनिंग से जस्ट पहले तक का इन्फ्लेशन, उसके फायदे हैं कि सरकार के रेवेन्यूज बढ़ेंगे क्योंकि मुनाफा ज्यादा होगा कंपनीज को तो कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा देंगी, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी तो इनकम टैक्स ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर एक हद से ज्यादा महंगाई बढ़ जाए, अति जैसा देखा हमने बुरी है, तो ये देश में अस्थिरता क्रिएट कर सकती है। जैसे हमने बात करी थी वेनेजुएला कि ट्रॉली भर के पैसा ले जा रहे हैं और एक ब्रेड का पैकेट लेकर आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। आई होप यहां तक बातें समझ आई होंगी। तो दिस completes a part of inflation from my side. The next lecture on inflation would be on measures of inflation, that is WPI and CPI, wholesale price index क्या है, consumer price index क्या है, इसमें कौन से items हैं, क्या दोनों में अंतर है, कौन सी commodities को ट्रैक करते हैं ये, etc etc. In next lectures of inflation we would be covering. Thank you.